नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं पाठ जब सिनेमा ने बोलना सीखा। निबंध के लेखक हैं प्रदीप तिवारी। हमने पढ़ा है कि भारत की पहली बोलती फिल्म आलम आरा थी, जो 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई थी। यह दिन हिंदी सिनेमा के लिए, भारतीय सिनेमा के लिए एक ऐतिहासिक दिन रहा था। इस दिन से पहले जो फिल्में हम देखते थे वो गूंगी फिल्में होती थी, अर्थात उनमें जो नायक नायिका होते थे वह चलते फिरते तो हमें नजर आते थे, लेकिन उनकी आवाज हमें सुनाई नहीं देती थी। इस फिल्म की प्रेरणा अर्देशिर एम ईरानी, जो इसके फिल्मकार थे, उनको एक हॉलीवुड फिल्म से मिली थी। असल में उन्होंने सन 1929 में हॉलीवुड की एक मूवी देखी थी, फिल्म देखी थी, जिसका नाम था शोबोट, जिसमें हीरो थे, हीरोइन थे, जो पात्र थे वह बोलते हुए दिखाई दे रहे थे। अचानक उनके मन में ख्याल आया कि हमारे देश में भी तो ऐसी फिल्म बननी चाहिए और हम उसको बना सकते हैं। तब उन्होंने इसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया और लगभग 2 साल की मेहनत के बाद उन्होंने यह काम सबके सामने कर दिखाया। इस पहली फिल्म में 78 पात्र थे जो बोल रहे थे, सबको दिखाई दे रहे थे। इसलिए भारतीय सिनेमा में यह एक युग को बदलने वाली फिल्म थी, जिसका आधार उन्होंने, जिसकी मूल कथा उन्होंने, जिसकी स्टोरी उन्होंने पारसी के एक लोकप्रिय नाटक से ली थी। इस नाटक में जो गाने दिखाए गए थे स्टेज के ऊपर, उनमें से कई गानों को ज्यों का त्यों ले लिया गया। आपको शायद पता होगा कि इस फिल्म से पहले फिल्मों के लिए डायलॉग नहीं लिखे जाते थे, गीत नहीं लिखे जाते थे, संगीत का काम नहीं होता था। इस फिल्म से अनेक चीज़ों की शुरुआत हो चुकी थी। कहते हैं इस फिल्म में 3 इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया था पहली बार, जिसका नाम है तबला, हारमोनियम और वायलिन। इसके साथ साथ पहले प्लेबैक सिंगर भी नहीं हुआ करते थे, अर्थात पार्श्व गायक नहीं हुआ करते थे। इस फिल्म में पहली बार WM खान ने यह कार्य किया, अर्थात प्लेबैक सिंगर थे जो हमारे पहले, वो हैं WM खान। और उन्होंने जो पहला गाना गाया था इस फिल्म में, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे, अगर देने की औकात है। इसके साथ साथ कई चीज़ों की और शुरुआत हुई। जैसा कि हमने जान लिया है कि पहले जो फिल्म की शूटिंग होती थी वह दिन में ही हुआ करती थी, क्योंकि पहले फिल्मों में आवाज़ नहीं हुआ करती थी। लेकिन इस फिल्म की शूटिंग के समय एक समस्या क्या आई कि जब वो दिन में शूटिंग कर रहे थे तो आसपास की जो आवाज़ें थी, पक्षियों की आवाज़ें कह लीजिए, घोड़ा गाड़ी की आवाज़ कह लीजिए, लोगों के आने जाने की आवाज़ कह लीजिए, कोई भी शोर शराबा कह लीजिए, वह ज्यों की त्यों फिल्म की उसमें रिकॉर्डिंग में जुड़ रही थी। इस कारण बड़ी समस्या आई। तब अर्देशिर एम ईरानी ने एक नया प्रयोग किया, वो था कृत्रिम प्रकाश का, आर्टिफिशियल लाइट, जिसको आप बिजली से चलने वाली लाइट कह सकते हैं आम भाषा में। उन्होंने इस फिल्म की शूटिंग रात को करनी आरंभ कर दी, क्योंकि दिन में लोगों की चहल पहल होती थी, शोर शराबा होता था, इसलिए फिल्म की शूटिंग रात को ही शुरू हो गई और यहीं से प्रकाश प्रणाली का आरंभ भी हो गया, जो आने वाली फिल्मों के लिए प्रेरणादायक बना रहा। आज भी आप बहुत सारी फिल्में देखते हैं, उसमें आप यही देखते हैं कि फिल्म की शूटिंग रात में हो चाहे दिन में हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके साथ साथ जो अर्देशिर एम ईरानी थे, इनकी जो फिल्म कंपनी थी, इन्होंने भारतीय सिनेमा जगत को बहुत कुछ प्रदान किया। इनकी फिल्म कंपनी ने लगभग 150 फिल्में थी वो मूक फिल्में बनाई, जिनमें आवाज़ नहीं होती थी, और लगभग 100 फिल्में थी जो सवाक थी इनकी, जिनमें बोल चाल हमें सुनाई देती थी, जिसमें डायलॉग होते थे, अर्थात संवाद होता था, उसमें गाने भी होते थे, नृत्य भी होता था। वो सारी चीज़ें हमें इनकी फिल्मों से दिखाई पड़ती है। आगे एक बात और विशेष रूप से जानने वाली है,
इस फिल्म की भाषा के बारे में। इस फिल्म की भाषा थी वह हिंदुस्तानी भाषा थी। हिंदुस्तानी भाषा का मतलब है जिसमें उर्दू और हिंदी के शब्दों का सम्मिश्रण हो, मेल जल हो, संगठन हो। अर्थात इस फिल्म में हिंदुस्तानी भाषा का प्रयोग किया गया था जिसमें हिंदी और उर्दू के शब्द होते थे, डायलॉग हुआ करते थे। इस फिल्म में जो नायिका थी उनका नाम था जुबैदा और जो नायक थे वह थे विठल, जो उस जमाने के सुपर डुपर स्टार हुआ करते थे। अर्थात ये जो नायक नायिका थे उस जमाने में सबसे महंगे हुआ करते थे, सबसे अधिक पैसे यही लिया करते थे फिल्म को बनाने के लिए। लेकिन एक समस्या आई विठल जी के साथ कि उनको उर्दू के डायलॉग बोलने में मुश्किल आ रही थी, इसलिए अर्देशिर एम ईरानी ने उनको फिल्म से बाहर कर दिया क्योंकि वो डायलॉग ठीक से नहीं बोल पा रहे थे। उनकी जगह है जो हीरो थे महबूब, उनको ले लिया गया। तब विठल नाराज हो गए और उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना, जो पाकिस्तान के निर्माता भी माने जाते हैं, वो उस जमाने के जाने माने वकील थे, बहुत अच्छे वकील माने गए थे, उनको अपना केस सौंप दिया। तब मोहम्मद अली जिन्ना ने विठल जी को इसमें जीत दिलवाई और उनको आलम आरा फिल्म में दोबारा से ले लिया गया। यह थी इसकी एक रोचक कहानी। इसके साथ साथ जो हमारे विठल जी हैं, हमारी जो नायिका है जुबैदा जी है, इनके साथ साथ सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे महान कलाकारों ने इस फिल्म में अभिनय किया, एक्टिंग की, जो आने वाली अनेक फिल्मों के साथ जुड़े रहे और फिल्म उद्योग के बहुत बड़े स्तंभ वो माने जाते रहे हैं। आगे शुरू करते हैं। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। थिएटर का क्या नाम है? मैजेस्टिक थिएटर है वो। उसमें पहली बार इस फिल्म को रिलीज किया गया। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली। 8 सप्ताह मतलब 2 महीने तक ये हाउसफुल मूवी रही और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। अर्थात जो टिकट लेकर अंदर चले गए सो देखकर आ गए, उसके साथ साथ बाहर भी टिकट खरीदने वालों की बहुत अधिक भीड़ हुआ करती थी। पुलिस वालों को कंट्रोल करना, नियंत्रण में लाना बड़ा मुश्किल हो जाता था उनके लिए। क्यों? क्योंकि यह एक विशेष फिल्म थी, ऐसी फिल्म जो अब तक किसी ने देखी ही नहीं थी हिंदुस्तान में। इसलिए सभी के मन में एक चाव था इस फिल्म को देखने का, आलम आरा मूवी को देखने का। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। समीक्षक थे, जो आलोचक थे, इसके क्रिटिसाइज करने वाले जो लोग थे, उन्होंने कहा यह तो लोगों को भड़काने वाली एक कल्पनात्मक फिल्म है। लेकिन दर्शकों के लिए ऐसा कुछ नहीं था। उनके लिए ये एक अनोखा अनुभव थी, एक नया तजुर्बा था उनकी लाइफ का, एक नया एक्सपीरियंस था, न्यू एक्सपीरियंस था उनके लिए। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीनों की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। इस फिल्म को बनाने में कितना समय लगा था? 4 महीने तक इसकी शूटिंग चलती रही थी। और जो इसकी फिल्म थी वह 4,000 फुट लंबी थी। अर्थात आज तो हम देखते हैं कि हम पेन ड्राइव से गाने सुनते हैं या मूवी देख लेते हैं या ऑनलाइन देख लेते हैं। अगर आज 10-5 साल पहले और जाने की कोशिश करो तो हम टेप रिकॉर्डर देखते थे या वीडियोज़ देखते थे, मूवीज़ देखते थे। उसमें हम क्या पाते थे? उसमें एक रिबन सा चलता था, रील चलती थी। ऐसे ही जो थिएटर में मूवी चलती है उसका एक अलग तरह की रील होती है, रिबन होता है उसका, जो चलता रहता है। तो उसकी लंबाई 10,000 फुट थी उस समय। और बनाने में कितना समय लगा था? 4 महीने में बड़ी मेहनत के साथ इसको तैयार किया गया था। सवाक फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पौराणिक कथा कौन सी होती है? जो हमारे पुराणों से संबंधित होती है, अर्थात धार्मिक। जैसे आप कह लो कि शिव के ऊपर कोई हमने फिल्म बना दी, हनुमान जी के ऊपर बना ली, अन्य देवी देवता के ऊपर कोई फिल्म बना ली, इसका मतलब है पौराणिक कथा पर वो आधारित होती है। पारसी रंगमंच के नाटकों
जो पारसी रंगमंच के नाटक है उनको आधार बनाकर भी फिल्मों का निर्माण किया गया, जो सवाक फिल्में हुआ करती थी, जिसमें डायलॉग भी हुआ करते थे, गीत संगीत भी हुआ करता था। अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में चुना गया। अरब देश की जो प्रेम कथाएं थी उन विषयों को भी फिल्म का आधार बनाया गया, अर्थात उनके ऊपर भी फिल्में बनाई जानी शुरू हो गई। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। समाज में जो समस्याएं थी उन समस्याओं को भी फिल्मों में उभारने की कोशिश की गई, अर्थात समय समय पर सिनेमा में बदलाव आना शुरू हो गया था जी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण सवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, अर्थात सामाजिक समस्या पर आधारित एक फिल्म बनाई गई जिसका नाम था खुदा की शान। इसमें जो एक करेक्टर था, जो एक हीरो था, वह महात्मा गांधी जैसा दिखाई दे रहा था। जिस प्रकार महात्मा गांधी देश के लिए आंदोलन चला रहे थे, अंग्रेजों को बाहर निकालने का प्रयास कर रहे थे, वैसा ही कुछ शायद इस फिल्म में दिखाया गया होगा। इस फिल्म को देखने के बाद अंग्रेज नाराज हो गए थे और उन्होंने भारतीय सिनेमा पर कुछ बैन अवश्य ही लगा दिए होंगे। अर्थात उन पर बैन लगाने का मतलब क्या था कि वो ऐसी फिल्में ना बनाएं जो अंग्रेजों के विरोध में हों। सवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय सवाक फिल्मों का पिता, भारतीय सवाक फिल्मों का पिता का मतलब क्या है, भारतीय बोलने वाली फिल्मों को जन्म देने वाले हैं, जो भारतीय सवाक फिल्मों का पिता कहा गया। तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की जरूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी योगदान दिया है। वो कितने विनम्र स्वभाव के थे, कितने पोलाइट थे। ऐसे मौके पर आदमी अहंकार में आ जाता है कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया है। लेकिन अर्देशिर एम ईरानी जो निर्माता निर्देशक थे, उन्होंने क्या कहा, मुझे इतना बड़ा ये खिताब देने की आवश्यकता नहीं है, मुझे इतनी बड़ी उपाधि देने की आवश्यकता नहीं है कि मैं सवाक फिल्मों का पिता हूँ। मैंने कोई ऐसा विशेष काम नहीं किया है, मैंने तो अपनी देशभक्ति को प्रकट किया है। अर्थात ये हमारे लिए गर्व की बात है, जो फिल्में पहले विदेशों में भी बना करती थी आज हमारे देश में भी वो बननी शुरू हो गई है। इसलिए मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का जरूरी काम ही किया है, मैंने कोई विशेष काम नहीं किया है। ये एक महान व्यक्तित्व की पहचान होती है, क्योंकि कोई भी बड़ा आदमी होता है वह कभी भी बड़ा काम करके अपने मुंह से नहीं कहना चाहता है। आप किसी भी महान कलाकार को ले सकते हैं, उनके जीवन से हम प्रेरणा लेते हैं, उनके जीवन को जब हम जानने का प्रयास करते हैं तो हम पाते हैं कि कहीं ना कहीं उनके जीवन में विनम्रता का समावेश भी अवश्य ही रहा है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों, हीरो हीरोइंस की जरूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद भी बोलने थे, सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। जैसे जैसे ज़रूरत होती है वैसे वैसे ही हमें हर चीज़ों की आवश्यकता पड़नी शुरू हो जाती है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है। तो पहले की जो फिल्में होती थी उसमें आदमी चाहे गूंगा है, चाहे तोतला बोलता है, चाहे वो कैसा भी बोलता है, चाहे ठीक से नहीं बोल पाता है, बस दिखने में ठीक होना चाहिए, तो ऐसे पात्रों को फिल्मों में ले लिया जाता था, क्योंकि उनकी आवाज़ तो सुनाई नहीं देती किसी को। लेकिन जब से आलम आरा फिल्म बनी उसके बाद अच्छे अच्छे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत पड़ने लगी, क्योंकि अब उनको एक्टिंग तो करनी ही थी, साथ ही संवाद भी बोलने थे, उनको डायलॉग बोलने भी अच्छे से आने चाहिए थे। जैसी बात वो मुंह से कहना चाहते हैं वैसा भाव उनके चेहरे पर भी दिखाई देना चाहिए था। अगर वो गुस्से में कोई बात कह रहे हैं, क्रोध में कह रहे हैं, तो क्रोध उनके चेहरे से दिखाई देना चाहिए था, बातों में वो भाव होना चाहिए था। इसलिए अब अच्छे अच्छे अभिनेत्रियों अभिनेताओं को काम मिलना शुरू हो गया था।
मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। पहले क्या होता था, जो शरीर से हट्टा कट्टा होता था, पहलवान जैसा दिखता था, चलो भाई आओ तुझे फिल्म में काम करवा लेते हैं, उससे काम करवा लेते थे। जो स्टंट करता था, एक्शन कर लेता था, उससे काम करवा लेते थे। या जो उछल कूद करता था अधिक, उससे काम करवा लिया जाता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। अब ऐसे अभिनेताओं का काम फीका पड़ना शुरू हो गया था, जो मात्र उछल कूद में विश्वास रखते थे या स्टंट के पीछे ही भागते थे या मोटे तगड़े दिखाई देते थे। अब तो ऐसे कलाकारों की पहचान होने लगी जो हर तरीके से परफेक्ट होते थे, निपुण होते थे, एक्सपर्ट होते थे, हर चीज़ में उनको काम अधिक मिलने लगा। इसके साथ साथ पहले प्लेबैक सिंगर का कोई काम नहीं होता था, गायन नहीं होता था फिल्मों में, क्योंकि आवाज़ तो होती ही नहीं थी। लेकिन अब गायकों की भी कद्र होने लगी, उनकी पूछ होने लगी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक सवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। अर्थात अनेक ऐसे अभिनेता हुए जो गायक भी थे, जो गा भी लेते थे और एक्टिंग भी कर लेते थे। उदाहरण के लिए बीते हुए समय की अगर मैं बात करूं, जैसे आप किशोर जी का नाम सुनते हैं, किशोर कुमार की जो फिल्में होती थी उसमें वो अभिनय भी करते थे और वो बहुत अच्छे गायक भी माने गए हैं। तो ये मैंने आपको एक उदाहरण दिया है। तो ऐसे कलाकारों की पूछ ज़्यादा होने लगी, बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। ऐसे जो गायक थे, अभिनेता थे, उनका महत्व अधिक बढ़ गया जी। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा, क्योंकि हिंदी थी, उर्दू थी, ये जो भाषाएं थी ये भारत में अधिकांश स्थानों पर बोली जाती थी, समझी जाती थी। इसलिए ज़्यादातर फिल्में थी इन्हीं भाषाओं में बनती थी, या दोनों को मिश्रित करके हिंदुस्तानी भाषा में वो फिल्में बनती थी। इसलिए ऐसी भाषाओं का महत्व और अधिक बढ़ गया था, इनकी इम्पोर्टेंस सबको दिखाई देने लगी थी। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह है जन प्रचलित बोल चाल की भाषाओं का दाखिला हुआ, एडमिशन हुआ, शुरुआत हो गई जी। पहले क्या था, पहले साहित्यिक भाषा का अधिक प्रयोग होता था, तकनीकी भाषा का अधिक प्रयोग होता था। लेकिन जैसे जैसे सिनेमा का समय बदल रहा था, वैसे वैसे फिल्मों की भाषा में भी बदलाव आने लगा। अर्थात पहले कैसी भी भाषा का प्रयोग कर देते थे वो साहित्यिक होनी चाहिए थी, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होनी चाहिए थी। और आने वाले समय में मान लीजिए कोई किसान फिल्म में भूमिका अदा कर रहा है, कोई हीरो है वो किसान बना हुआ है या मजदूर बना हुआ है, तो ऐसा आदमी तो अनपढ़ों जैसी भाषा ही बोलेगा, वो व्याकरण की दृष्टि का ध्यान नहीं रखेगा, व्याकरण के हिसाब से शुद्ध अशुद्ध का ध्यान नहीं रखेगा। तो ऐसी भाषा का प्रयोग अधिक मात्रा में होने लगा था। अर्थात जैसे करैक्टर होते थे, जैसे उनको दिखाने का प्रयास होता था, वैसी ही भाषा उनकी बोल दी जाती थी। आज भी आज जो फिल्में देखते हैं उनमें ऐसा ही तो आपको दिखाई देता है। अगर हम किसी किसान को फिल्म में देखते हैं या अनपढ़ आदमी को देखते हैं या किसी क्षेत्र विशेष के रहने वाले आदमी को देखते हैं, तो वैसे ही तो भाषा वो बोलते हैं। अमीर को देखते हैं तो वो अपनी साहित्यिक भाषा का प्रयोग करते हैं। अगर कोई हरियाणा का रहने वाला फिल्म में किरदार कर रहा है, उसकी भूमिका अदा कर रहा है, या बिहार का रहने वाला है कोई, तो वैसी ही भाषा उनकी हमें आज सुनने को फिल्मों में मिलती है। भाषाओं का दाखिला हुआ, सिनेमा ज़्यादा देसी हो गया। देसी मतलब हमारा लोकल जो कल्चर था उसको वो दिखाना उसने शुरू कर दिया था। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अर्थात एक तरह से यह भाषा की आज़ादी थी, यह चरित्रों की आज़ादी थी, यह हीरो हीरोइन को आज़ादी थी। अर्थात पहले क्या था, अभी आपको बताया था कि पौराणिक कथाओं पर या पारसी नाटकों की कथाओं पर या अरबी फारसी की जो प्रेम कथाएं होती थी उन पर ही फिल्में अधिक बनती थी।
इसके बाद जैसे जैसे समाज में परिवर्तन आता गया, सिनेमा की नज़र भी उसके ऊपर पड़ती चली गई। निर्माता निर्देशकों ने उन्हीं आधारों पर फिल्में बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने देखा कि जो अंग्रेज है वो गरीबों का शोषण कर रहे हैं, प्रताड़ना कर रहे हैं, तो वैसी ही फिल्में बनाई जाने लगी। उन्होंने देखा कि दहेज के लिए या अन्य चीज़ों के लिए स्त्रियों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको सताया जाता है, इन पर फिल्में बननी शुरू हो गई। विधवा विवाह से संबंधित फिल्में बननी शुरू हो गई। अर्थात जैसा समाज में घटित हो रहा था उन आधारों पर अब फिल्में बनना शुरू हो गया था। अभिनेताओं अभिनेत्रियों, हीरो हीरोइंस थी जो, अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। अर्थात अभिनेता अभिनेत्री जैसे कपड़े पहना करते थे, जैसी उनकी बोल चाल होती थी, जैसा उनका रहन सहन होता था, जैसे वो गाड़ियों में घूमा करते थे, जैसे वो मकानों में रहा करते थे, लोगों के ऊपर उनका प्रभाव पड़ने लगा। अर्थात लोग उन जैसा बनने की कोशिश करने लगे, उन जैसा जीवन जीने की कोशिश करने लगे, उनको अपना आदर्श वो मानने लगे। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। अर्थात एक फिल्मी नायिका रही है, उनका नाम था सुलोचना, अपने ज़माने की बहुत अच्छी फिल्म हीरोइन रही हैं ये सुलोचना जी। तो इनकी एक फिल्म रिलीज हुई थी, उसका नाम था माधुरी। माधुरी फिल्म में सुलोचना ने जो अपना हेयर स्टाइल बनाया, अपने बाल जिस प्रकार से उन्होंने सुसज्जित किए हैं, वैसे ही उस जमाने की औरतों ने भी करना शुरू कर दिया था, वैसे ही स्टाइल को उन्होंने फॉलो करना शुरू कर दिया था। अभी कुछ साल पहले एक मूवी आई थी जिसका नाम था गजनी, आपने देखी भी होगी, आमिर खान की मूवी है। आपने देखा कि उस फिल्म में आमिर खान के सिर में चोट लगी हुई है, एक निशान पड़ा हुआ है चोट का। तो उस जमाने में जो बच्चे थे उन्होंने वैसी ही कटिंग सैलून पर जाकर करवानी शुरू कर दी थी। एक फिल्म आई थी सलमान खान जी की, उसका नाम था तेरे नाम। उसके जो बाल है वो आंखों की तरफ आते थे दोनों तरफ से। वैसा ही स्टाइल कॉलेज के स्कूल के बच्चों ने करना शुरू कर दिया था। कहने का मतलब क्या है कि कुछ जो हमारे अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, जैसा वो रहन सहन करते हैं, जैसा वो पहनावा करते हैं, वैसे ही हम उन जैसा बनना चाहते हैं, ये उनकी लोकप्रियता मानी जाती है। औरतें अपनी केश सज्जा क्या होती है, बालों को सजाना, बालों की देख रेख करना, उसी तरह कर रही थी। किस तरह से, जिस प्रकार से माधुरी फिल्म में सुलोचना नायिका ने किया था। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। ईरान के रहने वाले जो कलाकार थे, जो हीरो हीरोइन थे या सिंगर रहे होंगे उस जमाने के, या डायलॉग राइटर हुआ होंगे या संगीतकार हुए होंगे, उन्होंने भी भारतीय फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया था। अर्देशिर एम ईरानी ने उनको भी फिल्मों में मौका दिया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। अर्थात ये कुछ ऐसे देश थे जहां शायद उस जमाने तक बोलने वाली फिल्मों का प्रचलन शुरू नहीं हुआ था। कुछ आप ये भी कह सकते हैं कि आलम आरा के लिए अर्देशिर एम ईरानी बहुत अधिक कड़ी मेहनत की थी, जिसमें वो सफल भी रहे हैं, तो उन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई थी। इसलिए भारत के अलावा श्रीलंका में, बर्मा में और पश्चिम एशिया में इसको खूब पसंद किया गया था। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के, अर्थात दादा साहब फाल्के, जिन्होंने हिंदुस्तान में पहली मूवी बनाई थी, को सवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। अर्थात दादा साहब फाल्के थे जो, उन्होंने पहली हिंदुस्तान में फिल्म बनाई थी, वो गूंगी फिल्म थी। इसके बाद ये तो उनकी एक परंपरा से शुरू आगे जोड़ते हैं अर्देशिर एम ईरानी। उन्होंने उनकी उपलब्धि को हासिल किया और सिनेमा को एक नया मुकाम तक पहुंचाया। अर्थात उन्होंने भले ही गूंगी फिल्म से शुरुआत की थी दादा साहब फाल्के ने, लेकिन अर्देशिर एम ईरानी ने उस युग में एक नई शुरुआत कर दी
अर्थात गूंगी फिल्मों से वो बोलने वाली फिल्मों के दौर में हिंदुस्तानी सिनेमा को ले आए, जो देश के लिए गर्व की बात थी। हमारा मस्तक विश्व में अब ऊंचा हो गया था, अर्थात हमने भी वो कर दिखाया था जो संसार के गिने चुने देश ही तब तक कर पाए थे।